नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस ऑनलाइन एवं निःशुल्क प्लेटफॉर्म आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो राजस्थान के दुर्ग एवं किले से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये उसका छठा पार्ट है। और इस छठे पार्ट में हम जो भी हमारे राजस्थान के दुर्ग और किले शेष रह गए हैं, कौन से दुर्ग कहाँ पर है, उनकी स्थापत्य कला के बारे में, उसके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज हम करेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये दुर्ग और किले वाला जो टॉपिक, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था, वो भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। और जो अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस पूरे वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा कि हमें हमारी कमजोरियों का भी पता चलेगा और हम समय रहते हुए उन कमजोरियों में सुधार भी कर लेंगे। ओके साथियों, और जैसा कि आपको हर बार मैं बताता हूं कि ये जो हमारी क्लास है राजस्थान जीके से संबंधित, चाहे इतिहास की बात हो या कला संस्कृति की, ये आरबीएसई और एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित है। आप ये टॉपिक जो अब तक हमने करवाए हैं वो आप इन नोट्सों से और इन क्लासों से पढ़ लेना, और कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और मैं ये दावा भी करता हूँ कि इससे बाहर राजस्थान के जीके में, कला संस्कृति और इतिहास में कोई भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का अभी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लासें बनाई है आप सभी के लिए। ये निःशुल्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए, ताकि वो भी अच्छी प्रकार से और कम समय में अपने जो राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसका अध्ययन कर सके और उसे अच्छी प्रकार से रिवीजन भी कर सके। ओके साथियों, और एक बात और है, अभी पेपर के 20 दिन है, तो इन 20 दिनों में हर प्रकार के जो घर के पारिवारिक काम हैं, यारा दोस्तों से मिलना है, कोई रिश्तेदारी में, उन सभी को एक तरफ करते हुए पूर्ण रूप से 20 दिन अपने आप को इस पढ़ाई में समर्पित कर दिए। और एक चीज याद रखना कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि भाई देखते हैं, हम पढ़ते हैं कोई चीज़ और पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में, जैसे मान लो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप समाजशास्त्र की किताब पढ़ रहे हो और समाजशास्त्र की किताब पढ़ते पढ़ते कुछ शब्द ऐसे आ गए जो दर्शन शास्त्र से संबंधित है, और आप उसी टाइम उसे अपने दिमाग में रिविजन कर लेना कि क्या वो हमें याद है या नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपको स्पष्ट रूप से वो चीज़ याद नहीं है, तो एक बार 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप दर्शन शास्त्र की वो किताब उठाना और उसमें से जो भी आपको दिया है, जो भी आपको कंफ्यूज लग रहा था, वो एक बार रिवीजन कर लेना। उससे वो चीज़ आपको वापस है, पुनः आप भूल रहे थे उस चीज़ को धीरे धीरे, परंतु जैसे ही आप पढ़ोगे तो वो एक बार पुनः आपके मन में आ जाएगी और वो याद रहेगी। ठीक है, आप उसे छोड़ना मत कि भाई हाँ लास्ट टाइम में देखा। लास्ट टाइम के लिए कुछ भी मत छोड़ना है। जो भी चीज, जिस प्रकार का भी डाउट है, वो साथ साथ में आपको क्लियर करते जाना है। ठीक है, पीछे कुछ भी मत छोड़ना है। नहीं ये सोच के छोड़ना है कि आगे हमें लास्ट वाली 2-3-4 दिन है उसमें देख लेंगे। नहीं, आपको जो भी चीज का डाउट लगे वो साथ में ही अभी ही क्लियर कर लेना है। ओके साथियों, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। परीक्षा के मात्र 20 दिन है और 20 दिन अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। ओके, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और राजस्थान के जो अन्य दुर्ग हैं उनके बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ। सबसे पहले बात करते हैं मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का किला जो कि कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। अब इस किले पर ज्यादातर नियंत्रण किसका रहा था, मेवाड़ के शासकों का, क्योंकि ये मेवाड़ की सीमा पर स्थित था। ठीक है, परंतु जब 1567 में अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, उसमें वो मांडलगढ़ पर अपना अधिकार कर लेता है। प्रारंभ में मांडलगढ़ पर करता है, उसके बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है।
और उसके बाद में ये ज्यादातर किसके अधीन रहा था? मुगलों के अधीन रहा था। और जब राज सिंह शासक बनता है, राज सिंह मेवाड़ का शासक बनता है, तब वो जाकर के पुनः मांडलगढ़ पर अपना अधिकार कर पाता है। उससे पहले मुगलों का ही अधिकार रहा था। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 किले को ही मुगलों से मुक्त नहीं करवा पाए थे। एक मांडलगढ़ था, दूसरा चित्तौड़गढ़ था और तीसरा अजमेर था। बाकी सभी को उसने धीरे धीरे करके मुगलों से छीन लिए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पर, मांडलगढ़ के किले पर। और मांडलगढ़ के किले को लेकर के जब कुंभा का शासनकाल था, तब मालवा के सुल्तान ने भी और गुजरात के सुल्तान ने भी आक्रमण करने का प्रयास किया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और इसी प्रकार का प्रयास संगा के समय भी किया गया था, मालवा के शासक और गुजरात के शासक के द्वारा संयुक्त रूप से, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की मांडलगढ़ को लेकर के सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी सामान्य बातें कि मांडलगढ़ किस दुर्ग की श्रेणी में आता है और कौन से जिले में है। तो मांडलगढ़ सबसे पहली बात है कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरी बात है ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। और तीसरी बात यह है कि ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये सामान्य सी बातें हैं। मांडलगढ़ का किला आप सभी को पता है कि भीलवाड़ा में है। दूसरा पॉइंट, ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। और तीसरा पॉइंट, इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर है इस प्रकार के आसान प्रश्न है वो पूछ लेता है। हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक के अंदर ही अंदर बढ़ जाते हैं और उसकी कठिन से कठिन पॉइंट को याद कर लेते हैं, परंतु उसकी जो ऊपरी स्वरूप है, यानी कि उसके जो आसान से आसान प्रश्न है वो हम नहीं देख पाते। चलो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि मांडलगढ़ का किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, परंतु हम ये देखना भूल जाते हैं वो कौन सी पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप ध्यान में रखो। हो सकता है कि आप इस प्रश्न का बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, परंतु अब कर सकते हो, लेकिन एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम दे रहे हो तब आपका मन कुछ और ही जाता है। तब आपके मन में ऐसे आएगा, इतना आसान प्रश्न कैसे आ गया, इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ऑप्शन ही वो इस प्रकार के देते हैं। ठीक है, तो इन सामान्य की बातों को भी इग्नोर नहीं करना है और कठिन बातों को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। राजस्थान के दुर्ग और स्थापत्य कला से संबंधित इस टॉपिक को हमने इतने बेहतर ढंग से किया है कि आप बीएसटीसी से लेकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लेना, अन्यथा आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रश्न और भी बाहर आता है, देखो प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, एक गाइड मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी इस मांडलगढ़ के किले पर, परंतु कुछ चीज़ों की एक लिमिट होती है। अगर हमने जितना पढ़ा है उससे भी बाहर जाता है तो आप ये मान लेना कि वो सभी के लिए बाहर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मांडलगढ़ का किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार श्रृंग ऋषि शिलालेख के अनुसार भी मंडलाकार और कटोरनुमा तथा गोलाई आकृति में बना होने के कारण इसे मांडलगढ़ कहा गया। मांडलगढ़ के किले को मांडलगढ़ क्यों कहा गया था? क्योंकि इसकी आकृति मंडलाकार या कटारनुमे है, कटोरे नुमे है। ये बात करते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इसके अलावा यहाँ पर एक श्रृंग ऋषि का शिलालेख भी मिला है, उसमें भी इस बात का व्याख्यान किया गया है कि इसकी मंडलाकार आकृति और कटोरनुमे आकृति होने के कारण इसका नाम था वो मांडलगढ़ रखा गया था, अन्यथा इसके पीछे कोई और रीजन नहीं मिलता है। त्रायन के द्वितीय युद्ध के बाद में जब पृथ्वीराज चौहान तत्व की हार हो गई थी, उसके बाद में चौहान राज्य के साथ साथ मांडलगढ़ भी मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है, अब एक चीज हमने, अगर आपको याद होगी तो हमने पहले वीडियो में हमने कुछ बातों की चर्चा की थी कि प्रारंभ में जो मौर्य काल और गुप्त काल में जो मंदिर बने, महल बनते थे, उनमें मंदिरों और जलाशयों को महत्व दिया जाता था। इसके बाद में जब ये मुसलमान और तुर्की और अफगान आक्रमणकारी है, तब महिलाओं में सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा, ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाने लगे। ठीक है, परंतु मुगलों के समय जब मुगलों का राजस्थान के अधिकतर शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया था, तब वो पुनः जाकर के समतल मैदानों में बनने लगे थे।
अब आप इससे एक स्पष्ट रूप से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो भी दुर्ग पहाड़ों पर स्थित है, ज्यादातर 90% दुर्ग है जो पहाड़ों पर स्थित है, वो इन मुसलमान आक्रमणकारियों के दौरान ही बने हैं, यानी कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, तो इससे आप इनका कालक्रम भी निर्धारित करने की क्षमता रख सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा विवेक से अगर आपने सुना होगा, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में बंबावदे के हाड़ा देव सिंह ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ये दोनों पॉइंट है। आगे देखते हैं। मेवाड़ महाराणा छेत्र सिंह ने हाड़ाओं से मांडलगढ़ छीन लिया था, और जिसका उल्लेख श्रृंग ऋषि के शिलालेख से हमें मिलता है। ये महत्वपूर्ण है। मांडलगढ़ के किले में एक श्रृंग ऋषि का शिलालेख उत्कीर्ण है, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मांडलगढ़ के किले पर हाड़ाओं का अधिकार था, और उन हाड़ाओं को पराजित करके मेवाड़ के शासक छेत्र सिंह ने मांडलगढ़ को अपने अधीन कर लिया था, जो ज्यादातर किसके अधीन रहा था? बाद में मेवाड़ के शासकों के ही अधीन रहा था। इसके अलावा रणकपुर शिलालेख, जिसका कालक्रम है 1439 ईस्वी, राणा कुंभा के द्वारा मांडलगढ़ विजय पर उसे मेवाड़ में सम्मिलित करने का भी उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, ये दो प्रकार के हमें शिलालेख मिलते हैं, दोनों से ही हमें मांडलगढ़ के किले का मेवाड़ के शासकों से संबंध और उस पर मेवाड़ के शासकों के नियंत्रण स्थापित करने के हमें प्रमाण मिलते हैं। एक श्रृंग ऋषि का लेख है, जिसमें ऐसा माना गया है कि छेत्र सिंह मेवाड़ का शासक हुआ था, जिसने हाड़ाओं को पराजित करते हुए मांडलगढ़ के हाड़ाओं को पराजित करते हुए मांडलगढ़ पर अपना अधिकार किया था। और दूसरा पॉइंट हमें यह मिलता है रणकपुर का शिलालेख, जिसका कालक्रम है 1439 ईस्वी। इस काल में राणा कुंभा के द्वारा मांडलगढ़ पर विजय प्राप्त की गई, और विजय प्राप्त करने के बाद में उसे अपने राज्य में शामिल भी कर लिया गया था। ठीक है, अब स्पष्ट से बात तुम्हारे सामने ये आ गई है कि मांडलगढ़ के किले पर किनका अधिकार था? तो मेवाड़ के शासकों का अधिकार था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि कुंभा के शासनकाल में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक है सुल्तान मोहम्मद खिलजी, ये प्रथम था जिन्होंने भी मांडलगढ़ का घेरा डाला था, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली थी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से भी मांडलगढ़ पर और मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया था, परंतु कुंभा ने इनके प्रयास को विफल बना दिया था, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं करने दी थी। आगे देखते हैं कि 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने से किया था, उससे पूर्व ही उन्होंने मांडलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। अब इस पर क्या हो गया कि मांडलगढ़ के किले पर किसका अधिकार हो गया था? मुगलों का, जो कि राज सिंह के शासनकाल तक रहता है। मांडलगढ़ जो कि शुरुआत में किनके अधीन था? हाड़ाओं के अधीन भी रहा था, और उसके बाद में मेवाड़ के शासकों के अधीन रहा था, और मेवाड़ के शासकों से ये अकबर के अधीन में चला गया था। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेनापति मान सिंह ने इसी किले में अपनी सैनिक तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया था। मांडलगढ़ के किले में ही आकर के उन्होंने विश्राम किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जब मान सिंह अजमेर के किले से निकला था, तो वो सबसे पहले कहां पर आया था? मांडलगढ़। अगर पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यूह रचना थी, वो हम आगे देखेंगे, अजमेर के किले में बनाई गई थी, और वहीं पर उन्होंने मान सिंह को मुगल सेना का सेनापति घोषित किया गया था, और उसके बाद में मांडलगढ़ के किले में आकर के मान सिंह ने मुगल सेना के सहित विश्राम किया था, और आगे की जो रणनीतियां थी उस पर चर्चा की थी। मुगल अधीनता में होने पर महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। ये वो 3 किले थे। याद रखना है आपको कि अकबर के काल में महाराणा प्रताप वो 3 कौन से किले थे जिन्हें वो पुनः प्राप्त नहीं कर पाए थे। बाकी सभी किलों पर उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया था। याद रखना है, पहला मांडलगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़ और तीसरा अजमेर। ये वो 3 किले थे जिस पर महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में पुनः अधिकार नहीं कर पाया था। चलिए आगे देखते हैं। 1654 ईस्वी में
शाहजहां ने मांडलगढ़ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह को जागीर के रूप में दे दिया था। किसे दे दिया था? 1654 ईस्वी में शाहजहां ने मांडलगढ़ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह को जागीर में दे दिया था। औरंगजेब ने भी मांडलगढ़ को अपने अधिकार में लिया था, परंतु 1706 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इस पर पुनः मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया था। तो याद रखना है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में जब अकबर ने आक्रमण किया था, महाराणा प्रताप के शासनकाल से ठीक पूर्व 1567 में, जब वहां का शासक है चित्तौड़ का शासक है महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उस समय से लेकर के 1706 ईस्वी तक, जब तक मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मांडलगढ़ पर पुनः अधिकार नहीं किया, तब तक ये किनके अधीन रहा था? मुगलों के अधीन रहा था। महाराणा प्रताप इन्हें प्राप्त करने में या इन्हें विजित करने में सफल नहीं रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने यह किला शाहपुरा के शासक उमेद सिंह को सौंप दिया था। ठीक है, इस किले में राठौड़ राम सिंह, राजा रूप सिंह, मोर ध्वज और किलेदार मेहता जी के महल भी बने हुए हैं। ये प्रसिद्ध स्मारक हैं जो कि मांडलगढ़ के किले में स्थित हैं। राठौड़ राम सिंह, राजा रूप सिंह, मोर ध्वज और किलेदार मेहता जी के प्रमुख महल है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से मंदिर है, दर्शनीय स्थल है, वो देख लेते हैं। लाल गुरु जी का बाड़ा है, उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है और एक जैन मंदिर भी है ऋषभ देव जी को समर्पित। ऋषभ देव आदिनाथ प्रथम गुरु तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको समर्पित एक जैन मंदिर भी मांडलगढ़ के किले में बना हुआ है। ठीक है, ऊपर शायद मैंने त्रुटि से मांडलगढ़ के किले पर अधिकार को लेकर के राज सिंह को बताया था, परंतु थोड़ा सा उसमें ध्यान में रखना, अमर सिंह द्वितीय था। कौन था? अमर सिंह द्वितीय था। किले में जलाशय के लिए किले में सागर, सागरी, जलेश्वर और देव सागर नामक जलाशय दर्शनीय है, जो कि पेयजल की व्यवस्था हेतु बनाए गए थे। ठीक है, तो ये है मांडलगढ़ के किले की ऐतिहासिक और स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक से देखी है। एक बार पुनः देख लेते हैं मांडलगढ़ के किले की सभी विशेषताओं को एक साथ जल्दी। मांडलगढ़ का किला जो कि भीलवाड़ा में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और श्रृंग ऋषि के शिलालेख के अनुसार इसकी जो आकृति है वो मंडलाकार या कटोरी नुमा है, जिसलिए इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया था। त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहान राजा के साथ साथ मांडलगढ़ पर भी मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि श्रृंग ऋषि का शिलालेख ये कहता है कि मेवाड़ के महाराणा छत्र सिंह ने मांडलगढ़ पर उस समय हाड़ाओं का शासन था, उन हाड़ाओं को पराजित करते हुए उसे मेवाड़ में शामिल किया था। इसके अलावा रणकपुर का जो शिलालेख है 1439 का है, ये कुंभा के कालीन का है। इसमें यह बात कही गई है कि मांडलगढ़ विजय पर उसे मेवाड़ में सम्मिलित करने का उल्लेख मिलता है कि जब कुंभा ने मांडलगढ़ पर विजय प्राप्त की थी, तब मांडलगढ़ को वो मेवाड़ में सम्मिलित कर लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि कुंभा के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने भी मांडलगढ़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पूर्व मांडलगढ़ पर ही अपना अधिकार किया था। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व मुगल सेनापति मान सिंह ने अंतिम रूप से अपनी सैनिक तैयारियों को कहां पर की थी? मांडलगढ़ के दुर्ग में ही की थी और वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। मुगल अधीनता में होने पर महाराणा प्रताप मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास भी किया था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। शाहजहां ने मांडलगढ़ को किशनगढ़ के शासक रूप सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। बाद में औरंगजेब ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और उसके बाद में 1706 ईस्वी में अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा थे। इन्होंने औरंगजेब की सल्तनत को जब कमजोर और डगमगाते होते देख कर मेवाड़ का पुनः मांडलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था।
और इसके बाद में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने किला शाहपुरा के शासक उमेद सिंह को भी सौंप दिया था। इसके अलावा किले में राठौड़, राम सिंह, राजा रूप सिंह, मोरध्वज, किलेदार महतो जी के प्रमुख महल भी बने हुए हैं। इसके अलावा लाल गुरु जी का बाड़ा है, उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है और प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी का भव्य जैन मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा जलाशय के स्रोत है सागर, सागरी, जलेश्वर और देव सागर, जिनसे पेयजल की व्यवस्था होती थी मांडलगढ़ के किले के भीतर। ठीक है, तो ये है मांडलगढ़ के किले की सभी विशेषताएं जिनको हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक से देखा है, अध्ययन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विजय मंदिर, जिसे बयाना का किला कहा जाता है, जो कि कहां पर स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है, इनके बारे में देखते हैं। भरतपुर के इस बयाना के किले की क्या विशेषता है? इसमें एक गुप्त काल का विजय स्तंभ बना है, जो कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। जिस प्रकार कुंभा ने चित्तौड़ में बनाया था, उसी प्रकार का ये एक विजय स्तंभ बना है इस विजय मंदिर में। और जो बयाना की जो भूमि थी वो अंग्रेजी काल में क्या थी कि यहाँ अपने नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। तो राजस्थान में बयाना और उसका आसपास का जो क्षेत्र था वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, राजस्व विभाग से संबंधित है। अगर आप हमारे टॉपिक है या जो प्राचीन कृषि से संबंधित अगर कोई टॉपिक है तो उसमें भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। विजय मंदिर का नाम अनेक था, वो कौन कौन से थे देखते हैं। इसके विभिन्न कालों में विभिन्न नाम थे। सोनितपुर, श्रीप्रस्थ, श्रीपथ, संतपुर, रामगढ़ आदि नाम प्रचलित है। विजय मंदिर यानी कि बयाना का जो किला है भरतपुर में स्थित है, उसके अनेक नाम थे, जैसे सोनितपुर, श्रीप्रस्थ, श्रीपथ, संतपुर, रामगढ़ आदि प्राचीन नाम है प्रचलित है। इसका नाम विजय मंदिर किला क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ पर यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बयाना में यादव वंशी राजा विजयपाल ने 1040 ईस्वी में लगभग बयाना के प्राचीन किले के स्थान पर विजय मंदिर किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रखना है इस किले का निर्माण प्राचीन रूप से किसके द्वारा करवाया गया था? यादव वंश के शासक है विजयपाल के द्वारा करवाया गया था। 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया था। इसके बारे में भी यहाँ के एक ऐतिहासिक स्रोत मिले, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश के शासक महान शक्तिशाली समुद्रगुप्त के द्वारा 360 ईस्वी में यहाँ पर अपना अधिकार किया गया था। बयाना के पास एक नंगला नामक गांव है जो कि भरतपुर में स्थित है। यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भी मिले थे, जिससे यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि बयाना पर समुद्रगुप्त ने भी अपना अधिकार किया था। वरना इतनी दूर बयाना आने के पीछे रीजन क्या रहेगा? कोई ना कोई रीजन अवश्य रहेगा, और वो रीजन ये हो सकता है कि इसका कोई सामरिक महत्व रहा होगा, जिसके कारण समुद्रगुप्त ने इस पर आक्रमण किया था और उसे अपने अधिकार में भी लिया था। समुद्रगुप्त के काल में बयाना के किले में राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ के निर्माण भी उल्लेखित है। तो नंगला नामक वो स्थान है जहां पर समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा बयाना के किले में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? समुद्रगुप्त नामक गुप्त सम्राट हुए हैं, महान सम्राट हुए हैं, उनके द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान का प्रथम और सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है, कि जो कि बयाना के दुर्ग में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भीमलाट नामक यह स्तंभ 363 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक ने बनवाया था। राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक था, पंडित था, उसके द्वारा इस भीमलाट का बनवाया गया था समुद्रगुप्त के कार्यकाल में। ठीक है, उसके आदेशों के अनुसार गुर्जर प्रतिहार के अधिपत्य के दौरान लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा के द्वारा यहाँ पर एक भव्य उषा मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था, जिसे 1224 में इल्तुतमिश ने एक मस्जिद में बदल दिया था। तो प्रसिद्ध उषा मंदिर कौन से किले में स्थित है? तो याद रखना है आपको, भरतपुर के बयाना के किले में, जिसे विजय मंदिर भी कहा जाता है, सोनितपुर का किला भी कहा जाता है, वहां पर यह भव्य मंदिर स्थित है, उषा का मंदिर, जिसे 1224 में
सल्तनत काल के शासक इल्तुतमिश ने तुड़वाकर एक मस्जिद के रूप में बदल दिया था। जिस प्रकार अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जालौर में भी एक संस्कृत पाठशाला थी, वहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया था। अगला पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इस किले पर अपना अधिकार किया था। बयाना युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में। सांगा ने इस किले पर अधिकार कर लिया था क्योंकि मेहंदी ख्वाजा और वो सेनापति थे उस समय किसके, इस बाबर के। बाबर स्वयं वहां नहीं था और मौके का फायदा उठाते हुए फरवरी 1527 में सांगा ने बयाना के इस किले पर आक्रमण किया था और जिससे जो शत्रु सेना थी वो वहां से भाग उठी थी और बयाना पर किसने अधिकार कर लिया था, सांगा ने अपना अधिकार कर लिया था। और ठीक इसके 1 महीने के बाद में यानी कि 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है और पुनः बाबर ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था क्योंकि खानवा के युद्ध में राजपूत सेनाओं की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान में रखना है आपको और ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, एग्जाम में आने लायक है कि सांगा के साथ खानवा के युद्ध में राजस्थान की विभिन्न रियासतों के शासक कौन थे। ठीक है, एक तो ये प्रश्न हो सकता है कि किसने प्रतिनिधित्व किया था और दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि उस समय तत्काल मारवाड़ का शासक या जयपुर का शासक था कौन। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे सांगा के समय मारवाड़ का शासक गंगा था लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था सांगा की सहायता करने। तो ये पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें क्या होता है एग्जामिनर क्रॉस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए और हमें इस प्रकार की तैयारी करनी है कि किसी भी प्रकार का क्रॉस प्रश्न आए हम उसका आसानी से हल कर सके। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके अलावा डच यात्री फ्रैंकोइस पेलसार्ट ने बयाना में नील की खेती और व्यापार का वर्णन भी किया था। एक डच यात्री आता है, खोजी होता है वो, जिसका नाम है फ्रैंकोइस पेलसार्ट, जो ये कहता है कि बयाना में नील की खेती की जाती थी और नील का व्यापार भी किया जाता था, जिसके वो प्रमाण भी देता है। आगे देखते हैं इस किले में और कौन कौन से स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो इस किले को आकर्षित बनाते हैं। इस किले में इब्राहिम लोदी के महल के समय की लोदी मीनार, इब्राहिम लोदी के समय की लोदी मीनार, अरावली अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा आदि मुसलमान स्थापत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखने वाले हैं, इब्राहिम लोदी के समय की लोदी मीनार कहाँ पर है, बयाना के किले में। अकबरी मस्जिद है बयाना के किले में और जहांगीरी दरवाजा भी है, वो भी बयाना के किले में। ये अकबरी मस्जिद और जहांगीरी मस्जिद दरवाजा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये हमें अजमेर के किले में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है इब्राहिम लोदी के समय की लोदी मीनार। इब्राहिम लोदी के समय की लोदी मीनार ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये किला भी कंप्लीट होता है। बयाना का किला है, विजय मंदिर कहा जाता है, सोनितपुर कहा जाता है, श्रीप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, इस किले का निर्माण यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा करवाया गया था। महाराणा सांगा ने बयाना का युद्ध किया था फरवरी 1527 में और उस पर अपना अधिकार करता है। ठीक है, और खानवा के युद्ध में पुनः बाबर इस पर मार्च 1527 को इस पर अधिकार कर लेता है। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ से हमें समुद्रगुप्त के काल के सोने के सिक्के भी मिले नंगला नामक गांव पर, और यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी मिला है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन और पहला विजय स्तंभ माना जाता है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के समय की लोदी मीनार भी इस किले का स्मारक है, उसकी शोभा बढ़ाती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे एक और राजस्थान के अन्य किले के बारे में देखते हैं। शेरगढ़ का किला। एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है और एक शेरगढ़ का किला कहाँ पर है, बारां में स्थित है। बारां में जिस शेरगढ़ के किले का स्थित है उसे कोसवर्धन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोसवर्धन भी कहा जाता है। बारां की अटरू तहसील में परवन नदी की बाएं तरफ, बारां की अटरू तहसील में परवन नदी के बाएं किनारे पर पहाड़ी पर कोसवर्धन का किला स्थित है।
ठीक है। अब आप इसका मूल नाम है वो कोसवर्धन का किला है। शेरशाह सूरी इस पर अपना कुछ समय के लिए अधिकार करता है, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ रखा गया था। परंतु बारां में स्थित इस किले का मूल नाम कोसवर्धन है और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमने बटनेर के किले को देखा था वो घग्गर नदी के पेटे पर स्थित था, और हमने जालोर के किले के बारे में भी देखा जो कि सुकड़ी नदी के किनारे स्थित था। और अब हम देखते हैं शेरगढ़ का किला जो कि बारां की अटरू तहसील में स्थित है, वो भी परवन नदी के किनारे पर है स्थित है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बाएं दाएं वालों को छोड़ दो, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ये किले कहां पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमें, अगला पॉइंट कहता है कि शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के दौरान इस किले पर अपना अधिकार किया था और इसके नाम क्या रखा था, शेरगढ़। परंतु आप विशेष रूप से ये ध्यान में रखना, इसका मूल नाम कोसवर्धन का किला है। तो राजस्थान में कोसवर्धन के किले के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कहां पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा बारां के अटरू तहसील में। ठीक है, मूल नाम इसका कोसवर्धन था। शेरशाह सूरी के द्वारा यहां पर अपना अधिकार करने के बाद में इसका नाम है शेरगढ़ रखा गया था। आगे देखते हैं, इस किले पर धार के परमाणु शासकों का भी कुछ समय के लिए शासन रहा था। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह प्रथिंग को पुरस्कार स्वरूप सौंप दिया था। इस किले को मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने इसे कोटा के महाराव भीम सिंह प्रथम को कुछ समय के लिए सौंप दिया था इस किले को। ठीक है, शेरगढ़ के किले को आगे देखते हैं। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा था। कोटा के शासक भीम सिंह को किसने सौंपा था, मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने कोसवर्धन का किला जो कि बारां में स्थित है वो कोटा के शासक भीम सिंह प्रथम को सौंप दिया था, और भीम सिंह प्रथम ने इसका नाम क्या रख दिया था, बरसाना। क्या रख दिया था, बरसाना नाम इसका रख दिया था। तो बारां का जो कोसवर्धन का किला है उसका एक नाम अन्य में शेरगढ़ का किला भी मिलता है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, झाला जालिम सिंह ने शेरगढ़ में एक हवेली बनाई थी जिसमें कोटा के शासक ठहरा करते थे। आगे देखते हैं, अमीर खां पिंडारी से पगड़ी बदल भाई का रिश्ता निभाते हुए उसकी संकटापन स्थिति में झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग को उसे सौंप दिया था। ठीक है, तो कोटा के शासकों के अधीन था शेरगढ़ का किला, और मूल रूप से ये बारां की जो भूभाग था वहां पर स्थित था। और उसके बाद में कोटा के शासक भीम सिंह ने इसे किसे सौंप दिया था, अमीर खान पिंडारी को। किसे, अमीर खान पिंडारी, जिसे पगड़ी बदलकर अपना भाई का रिश्ता बनाते हुए और उसकी विपत्ति के समय सहायता करते हुए शेरगढ़ का किला किसे सौंप दिया गया था, अमीर खान पिंडारी को सौंप दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। इस किले की एक विशेषता क्या है, इस किले में प्रवेश के लिए बरखेड़ी का दरवाजा भी बना हुआ है। किसका, बरखेड़ी का दरवाजा, ये उसका नाम है। जिस प्रकार हमने अंधेरी दरवाजा, हनुमान पोल, भैरव पोल, जोड़ो पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, उसी प्रकार इसका ये नाम है। इसके अलावा किले में पाटन वालों की हवेली, अमीर खां तथा उसके बेगमों की हवेलियां, ब्राह्मण के राम द्वारे और ब्रह्मपुरिया तथा जोहरा बोहरा मंदिर भी शेरगढ़ के गौरव का आख्यान करते हैं, महत्व बढ़ाते हैं। ठीक है, ये है शेरगढ़ का किला जो कि बारां जिले में अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो मूल नाम था वो कोसवर्धन था। शेरशाह सूरी ने इस पर अपना अधिकार किया और इसका नाम क्या रख दिया था, शेरगढ़ का किला रख दिया था। बरखेड़ी का इसका प्रवेश द्वार है और यहाँ पर अमीर खान और उसकी बेगमों की हवेलियां, ब्राह्मण के राम द्वारे, जोहरा बोहरा मंदिर भी है जो कि दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं सिवाना के किले के बारे में। चलिए देखते हैं सिवाना के किले के बारे में। सिवाना का किला जो कि कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। 56 के पहाड़ पर स्थित है और इसे अणखलो सिवाना भी कहा जाता है। अणखलो सिवाना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग को कोई भी शत्रु सेना आगे नहीं झुका पाई थी।
यही विशेषता जालोर के दुर्ग की बताई थी मैंने, और यही विशेषता सिवाना के दुर्ग में। ये तो किसी विश्वासघात के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी इन पर अधिकार कर पाया था, अन्यथा नहीं कर पाया था। जालोर दुर्ग वो इतिहास का वह दुर्ग है जिसके द्वार कोई भी शत्रु सेना सामने से नहीं खोल पाई थी, परंतु दहिया बिका नामक एक घाती के कारण अलाउद्दीन खिलजी उसके भीतर प्रवेश करता है, और उसी प्रकार सिवाना का किला एक भावला पंवार नामक एक विश्वासघाती के कारण ही ये शत्रु सेना के आगे झुकता है, अन्यथा कहीं पर भी इसे कोई भी अधिकार नहीं कर पाया था। इसलिए इसे अणखिलो सिवाना दुर्ग भी कहा जाता है। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बाड़मेर जिला भी महत्वपूर्ण है और 56 के पहाड़ है वो भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है, सिवाना का किला 56 के पहाड़ पर स्थित है। और इस सिवाना के किले की क्या विशेषता है, इसके आसपास कुमट के पेड़ अधिक हैं, जो कि पश्चिम राजस्थान में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। उस कुमट के पेड़ के कारण इसलिए इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। सिवाना का किला जिसे अणखिलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं, इस दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में परमार वंशीय शासक वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। सिवाना का दुर्ग जो कि बाड़मेर में 56 की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे अणखिलो सिवाना भी कहा जाता है, इसका निर्माण 954 ईस्वी में पंवार वंशीय एक शासक हुआ था वीर नारायण के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सिवाना के किले की पहाड़ी के आसपास कुमट नामक झाड़ी की बहुतायतता है, अधिकता है, इसके कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। किस दुर्ग को कुमट दुर्ग कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुमट एक वृक्ष का नाम है जो कि इस दुर्ग के आसपास बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह जालोर दुर्ग के सहायक किला है, क्योंकि जालोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उससे पहले उन्होंने सिवाना पर आक्रमण किया था, और उस समय सिवाना का जो शासक था वो कानड़ देव के ही भतीजे थे, शीतल देव और कल्ला राठौड़, और जिसकी वीरताओं के कारण ये किला आज भी इतिहास में अमर हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये किला जालोर के जो सोननगरा चौहान थे, कानड़ देव के भतीजे सातल देव के अधिकार में था। ठीक है, याद रखना है किसके अधिकार में था? सातल देव के अधिकार में था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें किले के एक सेनापति बावला पंवार कौन था? यही था वो विश्वासघाती के विश्वासघात के कारण शासक शीतल देव खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और अंततः किले पर किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का उस पर अधिकार हो गया था, और यही सिवाना के दुर्ग का पहला साका माना जाता है। और इस सिवाना का दुर्ग का नाम खैराबाद भी रख दिया था अलाउद्दीन ने इस पर अधिकार करने के बाद में। तो सिवाना के दुर्ग का प्रथम साका कब, किसके काल में, और आक्रमणकारी कौन था? तो पहला 1310 में हुआ था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, दो बातें, और तीसरा यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव था। शीतल देव या सातल देव दोनों नाम आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि 1310 में हुआ था या 1308 में। तो याद रखना है यही किताब में डेट दी गई है 1310 में। 1308 में पहला आक्रमण किया गया था, परंतु वहां से अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट गई थी, परंतु मुख्य रूप से जो आक्रमण था वो 1310 में सिवाना पर किया गया था, और 1311 में जालोर पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा। कमालुद्दीन गुर्ग उस समय सेना का सेनापति भी था, और जिसे बाद में सिवाना दुर्ग की कुंजी भी सौंपी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1310 में प्रथम साका होता है। खिलजी ने इस किले पर अधिकार करने के बाद में इसका नाम खैराबाद कर दिया गया था, जिस प्रकार जालोर पर अधिकार करने के बाद उसका नाम जलालाबाद, और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद में उसका नाम है चित्राबाद रखा गया था। उसी प्रकार सिवाना के किले का नाम खैराबाद रख दिया गया था। इसके बाद में सिवाना पर राठौड़, जेतमाल और उसके वंशजों का अधिकार रहा था। सल्तनत काल में यह अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में रहता, परंतु कुछ समय के लिए ही रहा था। पुनः इस पर राठौड़ों ने, मारवाड़ के राठौड़ों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। 1538
ईस्वी में राव मालदेव ने डूंगरसी से यह किला छीन लिया था तथा मालदेव ने इस किले का परकोटे का भी निर्माण करवाया था। तो जो सिवाना का दुर्ग है उसके परकोटे का निर्माण मालदेव ने करवाया था और ज्यादातर इस किले पर मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे उनका ही आधिपत्य रहा था। सुमेलगिरी के युद्ध के बाद में मालदेव ने इसी किले में जाकर के आश्रय ली थी, क्योंकि ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी माना जाता है। जिस प्रकार कुंभलगढ़ को चित्तौड़ के शासकों की मानी जाती है, उसी प्रकार सिवाना को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी माना जाती है। राव चंद्रसेन के हाथों से जोधपुर निकलने के बाद में उन्होंने सिवाना को ही अपना केंद्र बनाकर मुगलों का प्रतिरोध प्रारंभ किया था। जिस प्रकार चित्तौड़ का किला प्रताप के हाथों से निकल गया था तो उन्होंने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया और वहीं से अपनी आगे की कार्यवाही प्रारंभ की। उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने जब जोधपुर का किला और जोधपुर का राज उसके हाथों से निकल गया था तब उन्होंने सिवाना के किले में रहकर ही मुगलों का विरोध किया था। परंतु 1575 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने भी इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु कुछ समय के लिए ही कर पाए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर भी आक्रमण किया था और कुछ समय के लिए उस पर भी अपना अधिकार किया था, परंतु महाराणा प्रताप ने उसे वापिस मुक्त करवा लिया था। इसके बाद में अकबर ने यह किला मालदेव के पुत्र रायमल तथा रायमल के बाद में उसका पुत्र कल्ला रायमलोत शासक बना था। अकबर ने ये जो सिवाना का किला था वो मारवाड़ के शासक मालदेव के पुत्र रायमल को सौंप दिया था और रायमल के बाद में उसका पुत्र कल्ला रायमलोत शासक बना था। और किसी कारण को लेकर के अकबर और कल्ला रायमलोत के बीच में नाराजगी पैदा हो गई थी, जिसके कारण अकबर ने शाही सेना सहित मोटा राजा उदय सिंह को सेना सहित इस किले पर आक्रमण करने का आदेश भी दिया था। किसी बात से कल्ला से नाराज होकर के अकबर ने शाही सेना सहित मोटा राजा उदय सिंह को सिवाना पर आक्रमण करने का आदेश भी दिया था। कल्ला इस शाही सेना से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था और कल्ला की हाड़ी रानी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया था और ये सिवाना के दुर्ग का दूसरा शाखा माना जाता है। प्रथम शाखा के बारे में हमने देखा था, कौन था? सातल देव था, शीतल देव भी था, उसका नाम आता है। 1310 में दूसरा शाखा होता है मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के समय, जब वहां का शासक कल्ला रायमलोत था। आगे देखते हैं 1589 के प्रारंभ में इस किले पर जोधपुर का अधिकार हो गया था, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहा था। तो याद रखना है, सिवाना का जो किला है वो मूल रूप से किन के अधिकारों में रहा था? मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों के अधिकार में ही रहा था। अब इसके अलावा सिवाना दुर्ग की क्या विशेषता है? रेगिस्तान में स्थित है इसलिए इसे दानवन दुर्ग कहते हैं। 56 की पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसे गिरी दुर्ग कहते हैं। कुम्मट और उसके अन्य पेड़ पौधों के जंगलों से घिरा हुआ है इसलिए उसे वन दुर्ग या एरण दुर्ग कहते हैं। किले के चारों ओर ऊंचा परकोटा भी बनाया, जो किसके द्वारा बनाया गया था? मालदेव के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मालदेव के द्वारा बनाया गया था। तो इसे पारिद दुर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सिवाना का दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, एरण या वन दुर्ग की श्रेणी में आता है और पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको तरीका आना चाहिए याद करने का। जैसे ही हमने किले के चारों ओर ऊंचे परकोटे का नाम आया तो हमारे ध्यान में वही शब्द आना चाहिए जो अभी हमने जिक्र पीछे किया था कि किले का जो परकोटा है उसका निर्माण मारवाड़ के शासक मालदेव ने करवाया था। किले में रायमलोत का थड़ा भी है। इसके अलावा महाराज अजीत सिंह का भी थड़ा बना है तथा हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। ये स्मारक है जो कि सिवाना के किले में स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल्ला रायमलोत का थड़ा, महाराज अजीत सिंह का थड़ा और हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। सिवाना को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी तथा शरण स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी मारवाड़ के शासकों पर विपदा आई है तो वो भागकर कहाँ आए हैं? सिवाना के किले में, चाहे वो बात मालदेव की हो चाहे बात वो चंद्रसेन की हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
और यहाँ पर हम जो सिवाना के किले की जो सभी विशेषताएं थी वो हमने देख ली है, और एक बार इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। सिवाना का किला जो कि बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों पर स्थित है, अणखलो सिवाना दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसे कोई भी जीत नहीं पाया था। इसके अलावा इसका जो निर्माण था वो वीर नारायण जो कि परमार वंशीय शासक था उसके द्वारा 954 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी में करवाया गया था। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इस सिवाना के किले के पहाड़ी के चारों ओर कुम्मट के पेड़ अधिक पाए जाते हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान की विशेषता मानी जाती है, और इसी कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। यह जालोर के किले का सहायक किला है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने शासनकाल में जालोर पर आक्रमण किया था, सिवाना पर आक्रमण किया था, उसी समय जालोर के सोनगरा चौहान के शासक कानड़ देव के भतीजे सातल देव ने जालोर पर सिवाना पर अपना अधिकार कर रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में सिवाना पर घेरा डालता है, जिसमें किले के एक सेनापति जिसका नाम था बावला पंवार जिसे अपने तरफ मिला लेता है, और उसी के विश्वासघात के कारण खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश करती है और शीतल देव अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और उनकी वीरांगनों के द्वारा जोहर किया जाता है, और ये सिवाना के दुर्ग का प्रथम शाखा भी माना जाता है। आगे देखते हैं, खिलजी ने इस किले का नाम बदल करके खेराबाद भी किया था। सिवाना पर राठौड़ जेतमाल और उसके वंशजों का अधिकार भी रहा है, तो सिवाना के किले पर ज्यादातर मारवाड़ के राठौड़ वंश को ही अधिकार रहा था। 1538 में राव मालदेव ने डूंगरसी से यह किला छीन लिया था और इसके परकोटे का निर्माण भी करवाया था मालदेव ने। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में मालदेव ने इसी किले में जाकर के शरण ली थी। राव चंद्रसेन के हाथों से जोधपुर निकलने के बाद में उन्होंने सिवाना को ही अपने केंद्र बनाकर मुगलों की शक्तियों का प्रतिरोध करते रहे थे। 1575 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने इस किले पर अधिकार कर लिया था, और इसके बाद में अकबर ने यह किला मालदेव के पुत्र रायमल को सौंप दिया था, और रायमल के बाद में कल्ला रायमलोत यहाँ का शासक बना था। किसी बात को लेकर के जब कल्ला रायमलोत और अकबर के बीच में अनबन हो गई थी, तो अकबर ने शाही सेना सहित मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, चंद्रसेन के बाद में ये मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, उसे शाही सेना लेकर के सिवाना के किले पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, जिसमें कल्ला रायमलोत युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, केसरिया किया और उसकी पत्नी और अन्य वीरांगनाओं के द्वारा जोहर किया गया था, और ये सिवाना के दुर्ग का दूसरा शाखा भी माना जाता है। 1589 के प्रारंभ में इस किले पर जोधपुर का अधिकार हो गया था, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक है। सिवाना के किले पर किसका अधिकार आता? मारवाड़ के राठौड़ वंश का अधिकार रहा था। अब देखते हैं, सिवाना का किला रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे दानवन दुर्ग कहते हैं। 56 की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गिरिदुर्ग कहते हैं। घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे एरण दुर्ग कहा जाता है। चारों ओर ऊंचा परकोटा बना है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? मालदेव के द्वारा। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे पारित दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा कल्ला रायमलोत का थड़ा, महाराज अजीत सिंह का थड़ा और हल्देश्वर महादेव के मंदिर ये प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, किले के अंदर स्थित है, और सिवाना को मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी तथा मारवाड़ की शरण स्थली भी माना जाता है। तो यहाँ पर सिवाने के किले की जो जितनी भी विशेषताएं वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं चूरू के किले के बारे में। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं जो कि ध्यान में होनी चाहिए। चूरू का किला किसके द्वारा बनाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। कब बनाया गया था? 1739 में। चूरू का किला जो कि ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 में बनाया गया था। चूरू का किला इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता और अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे गए थे, जिसके कारण इतिहास में यह चूरू का किला चर्चित हो गया था। अगस्त 1814 में बीकानेर के ठाकुर शिव सिंह ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में एक सेना चूरू के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। किसने? ठाकुर शिव सिंह ने। और ठाकुर वहां का कौन था?
ठाकुर कुशाल सिंह था चूरू का, और बीकानेर के ठाकुर थे शिव सिंह, जिन्होंने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने चूरू के किले पर आक्रमण किया था। और इसी शत्रु सेना के द्वारा जब चूरू के किले की घेराबंदी की गई और गोलाबारी शुरू की गई थी, तब चूरू के किले के भीतर से भी जवाब के रूप में गोले दागने शुरू कर दिए गए थे। परंतु एक समय के बाद में चूरू के किले के अंदर जो गोले थे उनका स्टॉक, उनका भंडार समाप्त हो गया था। तो उसके बाद में चूरू के जो सेठ, साहूकार और जन सामान्य ने चांदी लाकर के ठाकुर को समर्पित कर दी, और उसके बाद में चांदी के गोले दागे गए थे शत्रु सेना पर। और जब शत्रु सेना ने देखा कि किले के भीतर से चांदी के गोले दागे जा रहे हैं, तब शत्रु सेना के मन में आ गई कि यहाँ की जो आम जनता है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना कुछ कर रही है। तो उनकी स्वतंत्रता की इसी भावना को, उसकी देश भावना को देखते हुए शत्रु सेना ने पीछे हट गई थी। ठीक है, और इतिहास में इसी एक घटना के कारण चूरू का किला प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, तो बीकानेर के ठाकुर थे शिव सिंह, जिन्होंने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जिसने चूरू के किले पर आक्रमण किया। बीकानेर की सेना ने चूरू के किले को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भी किले के भीतर से विरोधी पक्ष पर गोले दागने शुरू कर दिए गए थे। परंतु जब किले के अंदर गोला बारूद समाप्त हो गया था, तब चूरू के सेठ, साहूकार और जन सामान्य ने चांदी ला करके गोला बनाने हेतु ठाकुर को समर्पित कर दिया, और चूरू के इस किले से शत्रु सेना पर चांदी के गोले दागे जाने लगे थे। चांदी के गोले को देकर के जनता की आजादी की भावना का सम्मान प्रकट करते हुए शत्रु सेना ने किले से घेरा उठा लिया था और वो लौट गई थी। तो चूरू के किले की भी यही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण वो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। विश्व इतिहास में अपने आजादी की रक्षा के लिए चांदी के गोले दागने वाला ये किला इतिहास में अमर हो गया था, क्योंकि ये पूरे इतिहास में एक ही एकमात्र ऐसा किला है जिसने अपनी आजादी के लिए चांदी के गोले दागे थे शत्रु सेना पर। याद रखना है, चूरू का किला ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 में बनाया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा, इस पर आक्रमण किया गया था, ऐतिहासिक ये घटनाएं हैं ठाकुर शिव सिंह के द्वारा, और ठाकुर शिव सिंह के जो सेना का नेतृत्व था वो अमरचंद सुराणा का रहा था। और चूरू के किले से शत्रु सेना पर जब चांदी के गोले दागे गए, तब शत्रु सेना ने आजादी की भावना को देखते हुए आम जनता के पीछे हट गए थे, और इसी के कारण ये इतिहास में चर्चा में आ गया था। और इतिहास में आज तक चूरू का किला इस बात के कारण ही काफी चर्चित है कि यहाँ के द्वारा, यहाँ की जन सामान्य के द्वारा, यहाँ के ठाकुरों के द्वारा अपनी आजादी के लिए चांदी के गोले दागे थे शत्रु सेना पर। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर का किला। अकबर का किला कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, जिसे अजमेर में अकबर का दौलत खाना, मैगजीन खाना कहा जाता है। और ये अकबर का किला है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्ण रूप से मुसलमान स्थापत्य कला में निर्मित है। अकबर का जो किला है अजमेर में स्थापित है, अकबर के द्वारा निर्मित है। अकबर का दौलत खाना या मैगजीन खाना कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शस्त्रागार था, और यही शस्त्रागार 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने बनाया था इसे। और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसे पूर्ण रूप से मुस्लिम स्थापत्य शैली में बनाया गया है। ठीक है, चलिए लैंड टू लैंड इनकी पॉइंटों को देखते हैं। अकबर ने अजमेर नगर में 1571 और 72 के ईस्वी के दौरान एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना या अकबर का मैगजीन खाना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की जो योजना थी वो अंतिम रूप से इसी दुर्ग में बनाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको मांडलगढ़ के दुर्ग में बताया था कि अजमेर का किला वो था जहां पर रहते हुए मानसिंह और अकबर ने मिलकर के मानसिंह को तो सेनापति बना दिया था, और युद्ध की जो पूर्ण रूप से जो भी योजना थी वो यहीं पर बनाई गई थी। और उसके बाद में
अजमेर से किले से निकलने के बाद में मान सिंह ने अपना जो पड़ाव था वो पहला पड़ाव मांडलगढ़ के किले में रखा था और उसके बाद में आगे की जो सैनिक कार्यवाही थी वो मांडलगढ़ के किले में बनाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन आपके सामने नहीं देगा, आपके सामने जो भी प्रश्न आता है वो मैं बताता हूं कि किस प्रकार का आएगा। कि हल्दी घाटी के युद्ध की जो व्यू रचना थी वो कहां पर बनी थी, हल्दी घाटी के युद्ध की जो व्यू रचना थी वो कहां पर बनी थी, तो हमारा सीधा सा सिंपल सा उत्तर एक रहेगा, अकबर के किले में। अकबर का किला कहां पर है, अजमेर में स्थित है और अजमेर के इसी किले में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी पूर्ण रूप से व्यू रचना यहीं पर बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बना लिया था, मैंगनीज खाना। तो मैंगनीज खाना के नाम से प्रसिद्ध है अकबर का ये किला। अकबर का दौलत खाने के नाम से प्रसिद्ध है ये अजमेर का किला। एकमात्र मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना हुआ है अजमेर का किला, अकबर के द्वारा निर्मित है ये अजमेर में स्थित अकबर का किला। और हल्दी घाटी की युद्ध की जो पूर्ण रूप से योजना थी वो कहां पर बनाई गई थी, इसी अकबर के किले में बनाई गई थी। ठीक है, 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार मैंगनीज खाना बना लिया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी था। राज्य सरकार के द्वारा इसे वर्ष 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित भी कर दिया गया था। अकबर का जो अजमेर का जो किला है इसे 1968 ईस्वी में संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस दुर्ग का एक दरवाजा है जिसका नाम है जहांगीरी दरवाजा। कौन सा नाम है, जहांगीरी दरवाजा इस दुर्ग के एक दरवाजे का नाम है। तो ये है राजस्थान का जो जितने भी मुख्य रूप से प्रसिद्ध दुर्ग हुए हैं उनकी विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में और भी छोटे मोटे दुर्ग हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसके बारे में आपको लाइन एक एक लाइन है वो ही पढ़नी है, ज्यादा उनके बारे में विशेषता कुछ है नहीं। ठीक है, तो सबसे जितने भी महत्वपूर्ण किले थे वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं अकबर के इस किले के साथ। अकबर का किला अजमेर में स्थित, पूर्ण रूप से मुस्लिम स्थापत्य शैली में निर्मित, हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना, अकबर का दौलत खाना, मैगजीन खाना, 1968 में से राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित और 1801 में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया था। ये सभी विशेषताएं हैं जो कि अकबर के इस किले की है। अब हम देखते हैं राजस्थान के जो अन्य प्रसिद्ध दुर्ग हुए हैं। और इसके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी आया था टॉमस रो, जहांगीर के शासनकाल के दौरान में, वो जहांगीर से इसी अकबर के किले में ही मिला था। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, टॉमस रो राजस्थान में आया अंग्रेज अधिकारी था जो कि जहांगीर से व्यापार से संबंधित कागजों पर दस्तखत और इजाजत लेने आया था, परमिशन लेने आया था, और वो जहांगीर से इसी अकबर के किले में मिला था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देख लेते हैं राजस्थान के जो अन्य प्रसिद्ध दुर्ग हुए हैं, जैसे शेरगढ़ का किला। अब शेरगढ़ का किला मैंने आपको 1218 में बताया था, जो कि परबन नदी के किनारे स्थित है, परंतु मूल रूप से उसका जो नाम क्या था वो कोसवर्धन था। ठीक है, और उसी प्रकार शेरगढ़ के नाम से एक किला धौलपुर में स्थित है जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिण का द्वार कहा जाता है। इस किले का जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसका नाम है शेरगढ़ रखा गया था। और ये एकमात्र ऐसा किला है जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, ये सभी बातें इसकी महत्वपूर्ण है। धौलपुर के शेरगढ़ के किले के बारे में, शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है। शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसका नाम है शेरगढ़ रखा गया था। और इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। और ये इस किले की क्या विशेषता है, यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। आगे बात करते हैं 12 के एक अन्य किले शाहबाद का किला। इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा मुकुटमणि देव ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहबाद का किला। सामान्य सी बात है, शाहबाद का किला कहां पर स्थित है, 12 में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था, तो चौहान राजा मुकुटमणि देव ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में पानी का प्रसिद्ध झरना है जिसका नाम है कुंडाखो, तथा प्रसिद्ध नवल बाण तोप भी स्थित है।
नवल बाण तोप है वो कहां पर स्थित है? शाहबाद दुर्ग बारा में स्थित है। जैसे नवलखा भंडार, नवलखा भंडार हमने कहां पढ़ा था? चित्तौड़ के किलों में। नवलखा दरवाजा कहां पर पढ़ा था हमने? रणथंभौर के किले में। और ये नवल बाण है जो कि कहां पर है? शाहबाद के दुर्ग में। इसके अलावा एक नवलखा दुर्ग भी आएगा जो कि कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। कुछ सेम नाम के हैं तो इनमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखना है आपको कि नवलखा भंडार है जो कि बनवीर के द्वारा बनाया गया चित्तौड़ के किले में। नवलखा दरवाजा है रणथंभौर के किले में सवाईमाधोपुर जिले में। और नवल बाण जो तोप है वो कहां पर है? शाहबाद दुर्ग बारा में। और नवलखा जो दुर्ग है वो जो कि झालावाड़ जिले में बना हुआ है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इस किले में बादल महल के दोनों ओर अलल पंख की भव्य मूर्ति है। अलल पंख का मतलब समझते हो? चलिए बताते हैं। आपने इंद्र भगवान के जो एरावत है, हाथी है जिसमें उसके पंख लगे होते हैं, तो उड़ने वाला जो हाथी है, एरावत है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है अलल पंख। क्या शब्द किया जाता है? इसमें हाथी की जो प्रतिमा बनी है और जिन हाथियों के क्या हुए? पंख लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम अलल पंख हमें देखने को मिलता है। और ये अलल पंख की जो भव्य मूर्तियां हैं वो हमें कहां पर मिलती हैं? बारा के शाहबाद के किले में मिलती है। ठीक है, ये 3 विशेषताएं हैं, याद रखना। शाहबाद का दुर्ग कहां पर स्थित है? पहली बात बारा में। दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चौहान शासक मुकुटमणि देव ने करवाया था। ठीक है। तीसरी बात, यहां पर प्रसिद्ध कुंडाखो जलप्रपात है और इसके अलावा यहां पर नवल बाण नामक एक प्रसिद्ध तोप भी स्थित है। और यहाँ के जो बादल महल है उसके जो प्रवेश द्वार है उसके दोनों ओर क्या है? अलल पंख की भव्य प्रतिमा बनी है, यानी कि पंख लगे हुए हाथी की प्रतिमा। चलिए आगे देखते हैं डीग का महल। डीग का महल कहां पर स्थित है? सिंपल सी बात है, भरतपुर में स्थित है। बदन सिंह के द्वारा बनाया गया था। भरतपुर में स्थित इस किले का निर्माण 1730 में बदन सिंह ने करवाया था। इस किले के पास जल महलों का निर्माण करवाया गया था और पानी के फंवारों के लिए भी ये प्रसिद्ध है, तथा इसी कारण डिग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डिग को जल महलों की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? जलाशय बने हुए हैं, फंवारे बने हुए हैं, और ये जो स्वयं जो महल है वो जल के भीतर बना है, इसलिए इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। और इस दुर्ग में प्रसिद्ध लखा बुरुज, दुर्ग टिल्ला बुरुज, सूरजमल का महल और सुल्तान सिंह की समाधि भी बनी हुई है इस डिग के महल में। तो डिग के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? बदन सिंह के द्वारा 1730 में। डिग के महल है कहां पर? भरतपुर जिले में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये इतिहास में जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके चारों ओर भव्य फंवारे भी बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लखा बुरुज, दुर्ग टिल्ला बुरुज, सूरजमहल के महल और सुल्तान सिंह की छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, ये सभी पॉइंट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे शाहबाद का दुर्ग है, किसके द्वारा बनाया गया? मुकुटमणि देव के द्वारा। डी का किला बदन सिंह के द्वारा। काला खो जो जलप्रपात है, नवल बाण है, वो बारा के शाहबाद दुर्ग में है। ठीक है, इसी प्रकार दुर्ग टिल्ला, लखा बुरुज, सूरजमल के महल, सुल्तान सिंह का महल की समाधि, ये कहां पर स्थित है? तो डीग के किले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है बसंतगढ़ का किला, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था पूर्ण रूप से। इस किले के भीतर खेमल माता का मंदिर है और इसी खेमल माता के मंदिर पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है जिस पर राजस्थान द्वितीय नामक शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है। और राजस्थान नामक शब्द है, राजस्थान नामक जो शब्द है उसका पूर्ण रूप से लिखित प्रमाण हमें सिर्फ इसी बसंतगढ़ के किले में, जो कि खेमल माता का जो मंदिर स्थित है, वहां पर राजस्थानी द्वितीय नामक एक शब्द उत्कीर्ण है। उसी नाम से हमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले हमारे सामने आता है। हालांकि राजस्थान शब्द का प्रयोग इसका कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था, परंतु लिखित प्रमाण हमें कहां से मिलता है? इसी खेमल माता के मंदिर से, जो कि बसंतगढ़ के किले में स्थित है। और ये कहां पर है? सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो बसंतगढ़ के किले के बारे में यही बातें महत्वपूर्ण है। बसंतगढ़ का किला महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध खेमल माता का मंदिर है जिसमें एक लिखित
शिलालेख है जिस पर उल्लेखित है राजस्थानी द्वितीय नामक शब्द। आगे देखते हैं कोटड़ा का किला जो कि बाड़मेर में स्थित है, परमार शासकों के द्वारा निर्मित है और यहाँ पर प्रसिद्ध सरगता कुआं है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मीठे पानी का ये कुआं है, सरगता का कुआं। ठीक है, कोटड़ा का किला कहाँ पर है? बाड़मेर में। और सरगता का कुआं है वो भी कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, अब ये सरगता का कुआं और कोटड़ा का किला यहाँ पर बताने का पीछे क्या कारण था, क्योंकि एक टॉपिक आपका और लगता है पर्यटक, तो पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थल है, वो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वहां पर भी यह महत्वपूर्ण है। किले की दृष्टि से तो यह है ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्मारक की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। तो सरगता कुआं कहां पर स्थित है? तो कोटड़ा के किले बाड़मेर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। मंडरायल का किला जो कि कहां पर है? करौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण बर्ज बहादुर के द्वारा करवाया गया था और इसमें मर्दान शाह की दरगाह है। जैसे मलिक शाह की दरगाह हमने जालोर दुर्ग में पढ़ी थी, पीर सदरुद्दीन की रणथंभौर के दुर्ग में पढ़ी थी, मिठे शाह की गागरोन दुर्ग में पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार मर्दान शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? इसी मंडरायल के किले में स्थित है जो कि कहां पर है? करौली जिले में। कहां पर है? करौली में। और इसे करौली के जो दुर्ग है उसकी कुंजी भी कहा जाता है। मंडरायल का किला करौली जिले में, मर्दान शाह की दरगाह है, बर्ज बहादुर के द्वारा निर्मित है और इसे करौली दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मंडरायल दुर्ग के बारे में ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मंडरायल का किला कहां पर स्थित है? पहली बात करौली में। दूसरी बात कि मंडरायल के किले का निर्माण करवाया किसने था? बर्ज बहादुर के द्वारा। ठीक है, तीसरी बात मर्दान शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो इसी मंडरायल के किले में स्थित है। चौथी बात, करौली दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है? तो इसी मंडरायल के किले को करौली दुर्ग की कुंजी कहा गया। अगला प्रश्न आता है कहेरीगढ़ का किला। ये कहेरीगढ़ का किला है जो कि किशनगढ़ अजमेर में स्थित है और इसके आंतरिक भाग को जीव रखा भी कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि कहेरीगढ़ का जो किला है वो कहां पर स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर में कहेरीगढ़ का भव्य किला बना है जिसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ रटने वाले हैं, इनमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। जो मुख्य महल थे, मुख्य दुर्ग थे, उनके बारे में हमने बड़े ही आराम से अध्ययन किया था। अब ये छोटे मोटे दुर्ग है जिनके बारे में सिंपल सा प्रश्न बनेगा। ठीक है, जैसे कहेरीगढ़ का किला कहां पर स्थित है? तो सिंपल सी जवाब है कि किशनगढ़ अजमेर में, और ज्यादा इसमें सोचने विचारने वाली कोई बात है नहीं, तो इसे सिर्फ आपको रटना ही है। अब बात करते हैं टोडगढ़ का किला जो कि कहां पर है? अजमेर में स्थित है। ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसका नाम टोडगढ़ रखा गया था। इस किले में सशस्त्र क्रांति अगर आपको याद हो तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जब हमारी टॉपिक चल रहा था उसमें हमने इस सशस्त्र क्रांति के बारे में पढ़ा था। रास बिहारी बोस ने किन्हें भेजा था? विजय सिंह पथिक को भेजा था। किसके पास भेजा था? गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा था। और फरवरी 1915 में यह राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करनी थी, 1857 की क्रांति की तरह, परंतु उससे पहले ही अंग्रेजों को इसके बारे में भनक मिल गई थी और उन्होंने राजस्थान के जो मुख्य क्रांतिकारी थे जैसे अर्जुन लाल सेठी, इन सभी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। अर्जुन लाल सेठी भी था इसमें शामिल, विजय सिंह पथिक था, गोपाल सिंह खरवा था, ये सभी वो क्रांतिकारी थे। और इसके अलावा केसरी सिंह बारहट भी थे और उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। प्रताप सिंह बारहट, जोर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के प्लान बनाया था, योजना बनाई थी, परंतु वो सफल नहीं हो पाए थे। तो उन्हें भी इसी किले में नजरबंद किया गया था और इसका एक प्राचीन नाम मिलता है हमें बोरासवाड़ा। क्या नाम मिलता है? बोरासवाड़ा, इसका हमें प्राचीन नाम भी मिलता है। तो याद रखना है टोडगढ़ का किला अजमेर में स्थित है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित है और सशस्त्र क्रांति के दौरान विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरबा को यहीं पर नजरबंद कर दिया गया था और इसका नाम, प्राचीन नाम क्या था? बोरासवाड़ा था। अगर आपको याद हो तो विजय सिंह पथिक का नाम इस किले में कैद हो तब तक उसका नाम भूप सिंह था। इस किले से निकलने के बाद में वो कहाँ गए थे? चित्तौड़ में गए थे और चित्तौड़ में जाकर के ही उन्होंने अपना नाम बदला था। क्या नाम रखा था? विजय सिंह पथिक, जबकि मूल नाम था उनका भूप सिंह। और उन्होंने विजय सिंह पथिक नाम रख करके अपना जो
अपनी जो वेशभूषा है वो बदल ली थी, पगड़ी रख ली, दाढ़ी रख ली, मतलब सरदार का जो रूप था वो धारण कर लिया था। टोंक के जो किले हैं उनको देख लेते हैं, ज्यादा है नहीं, असीरगढ़ का किला है और पचेवर का किला है। ठीक है, आपको बस ये दो किले के नाम याद रखने हैं। असीरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? टोंक में। पचेवर का किला कहां पर स्थित है? टोंक में। राजस्थान में इतने किले हैं कि राजस्थान की कोई भी ऐसी रियासत थी नहीं जहां पर 1 या 2 या 3 या 4 दुर्ग हमें ना मिले। तो इसीलिए ये दुर्ग वाला टॉपिक इतना बड़ा था, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा। और इस टॉपिक के साथ साथ हमने और भी टॉपिक बहुत सारे किए हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम बताएंगे कि किस प्रकार हमने किए हैं। चलिए एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। मनोर थाना का किला जो कि झालावाड़ में काली खोह और परवन नदी के किनारे स्थित है, ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार गागरोन और भैंसरोडगढ़ का किला आता है जल दुर्ग की श्रेणी में, उसी प्रकार मनोर थाना का जो किला है वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, काली खोह और परवन नदी के किनारे उसके संगम पर स्थित है। अगला देखते हैं चोमू का किला जो कि कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसे रघुनाथगढ़, धारदारगढ़ और सामंती दुर्ग कहा जाता है। सामंती दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सामंतों और जागीरदारों के द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला है। सामंतों के द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला होने के कारण इसे सामंती दुर्ग कहा जाता है, और ये चोमू जयपुर में स्थित है। इसका नाम रघुनाथगढ़ और धारदारगढ़ भी हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो किला है ये पूर्ण रूप से ढूंढाड़ शैली में बना है। ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इस किले पर नाथोवातों ने भी कुछ समय के लिए अपना अधिकार रखा था। ठीक है, ये चोमू के किले की विशेषता है जो कि जयपुर में स्थित है। रघुनाथगढ़, धारदारगढ़ इसका नाम मिलता है, सामंती दुर्ग भी इसका नाम मिलता है। क्यों सामंती दुर्ग? क्योंकि यह सामंतों के द्वारा बनाया गया था, ढूंढाड़ शैली में बना है, पूर्ण रूप से ढूंढाड़ शैली में बना है। ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और कुछ समय के लिए यहाँ पर नाथावतों ने भी अपना अधिकार किया था। अब देखते हैं अलवर के प्रसिद्ध किले, जैसे बाला किला, उनके बारे में तो हमने देख लिया है। अब देखते हैं अलवर के जो अन्य किले, जैसे कांकड़वाड़ी का किला प्रसिद्ध है इतिहास में। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहीं पर कैद किया था। इसके अलावा आजमगढ़ का किला तथा भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है, यह भी अलवर में ही स्थित है। आजमगढ़ और भानगढ़ और कांकड़वाड़ी का किला, ठीक है, और बाला किला, ये सभी किले कहां पर है? अलवर में स्थित है। कांकड़वाड़ी का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद किया था। बाला किला क्यों प्रसिद्ध है? इतिहास में से कुंवारा किला भी कहा जाता है, और बाबर वहां पर 1 सप्ताह के लिए रुका भी था। ठीक है, इसके अलावा आजमगढ़ और भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला जो कि प्रसिद्ध है, भूतिया किला कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर के दुर्गों में क्या होती है? कुमौत होती है, जिसे हम बोलते हैं कुमौत। एक तो वो मौत होती है जो कभी किसी बीमारी से हो जाती है या फिर पूरी उम्र लेकर होती है, परंतु इस भानगढ़ के किले में कुमौत अधिक हुई है। इसलिए यहाँ पर दिन छिपने के बाद में, यानी कि संध्या ढलने के बाद में, सूरज अस्त होने के बाद में कोई भी वहां पर नहीं जाता है। सरकार की तरफ से बोर्ड लगाए, अगर वहां पर कोई जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं उस नागरिक की ही होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दिन में जाते हो भानगढ़ के किले में, अगर इसके अलावा आप दिन में जाते हो तो भानगढ़ के किले में आप देखने लायक हर चीज है। वहां आप बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं, वहां पर बहुत अच्छी दूब लगी है, दूब घास लगी हुई है, छाया की बहुत अच्छी सुविधा है, पेड़ पौधे लगे हैं। ऐसा ठंडा माहौल है कि आप गर्मियों में कहीं जाते हो तो वहां जाकर आप आराम कर दो भानगढ़ के किले में। परंतु दिन छिपने के बाद में, जितना वो दिन छिपने से सूर्य अस्त होने से पहले पहले जितना सुनहरा और मनोरम लगता है, उतना ही रात को वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चलिए मालकोट का किला जो कि मेड़ता में स्थित है, मालदेव के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बीनादेसर का किला जो कि कहां पर है? बीकानेर में, गंगा सिंह के दीवान दुल्ले सिंह के द्वारा 1757 ईस्वी में निर्मित किया गया था। मालकोट का किला कहां पर है? मेड़ता में, मालदेव के द्वारा निर्मित। बीनादेसर का किला कहां पर? बीकानेर में स्थित है। गंगा सिंह के जो दीवान थे दुल्ले सिंह के द्वारा 1757 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं सज्जनगढ़ का किला है जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर का मुक्तमणि कहलाता है और महाराज सज्जन सिंह के द्वारा निर्मित है। ठीक है,
और नवलखा दुर्ग है झालावाड़ में स्थित। इस दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह नामक ठाकुर ने रखी थी। अब नवलखा दुर्ग आ गए, नवलखा भंडार चित्तौड़ में किए, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में, नवल बाण शाहबाद बारा में, और नवलखा जो दुर्ग है वो झालावाड़ में। ठीक है, तो ये एक से नाम है, आपको याद रखना है। पृथ्वी सिंह ठाकुर था, उसके द्वारा निर्मित है। सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर का मुक्त मणि भी कहा जाता है, और महाराज सज्जन सिंह के द्वारा ही निर्मित है। इसके अलावा जयपुर के और कौन से प्रसिद्ध दुर्ग हैं, जैसे कि कालखा दुर्ग है, नायला दुर्ग है, कानोता दुर्ग है, और बोराज दुर्ग है। ये दुर्ग जयपुर के प्रसिद्ध किले माने जाते हैं। किलोनगढ़ का किला बाड़मेर में, हापाकोट का किला जालोर में, बाड़ी का किला धौलपुर में, ऊंटगिरी का किला करौली में, जालोर के दुर्ग में बादराजून का किला आता है और लोहियाना का दुर्ग आता है, और खंडार दुर्ग जो कि सवाईमाधोपुर में स्थित है, जिसमें प्रसिद्ध एक तोप है जिसका नाम है शारदा तोप। ठीक है, तो ये है राजस्थान के सभी प्रसिद्ध दुर्ग, छोटे और मोटे सभी मिला करके देख लेते हैं। पुनः सज्जनगढ़ का किला उदयपुर का मुक्तमणि के नाम से प्रसिद्ध है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में पृथ्वी सिंह के द्वारा निर्मित है। जयपुर के किले में कालखा दुर्ग, नायला दुर्ग, कानोता दुर्ग, बेराज दुर्ग है। किलोनगढ़ का किला बाड़मेर में, हापाकोट का किला जालोर में, बाड़ी का किला धौलपुर में, ऊंटगिरी का करौली में, बादराजून और लोहियाना का दुर्ग जालोर में, और खंडार का किला जो कहां पर स्थित है, सवाईमाधोपुर में स्थित है। शारदा तोप भी यहीं पर स्थित है। ठीक है साथियों, तो यहां पर हमारा आज का ये जो टॉपिक है, आज की ये जो क्लास है, वो यहीं पर हम समापन करते हैं। और इसके साथ ही हमने राजस्थान के स्थापत्य कला का जो सबसे बड़ा टॉपिक था दुर्ग और किले वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसा कि शुरू में बताया था साथियों कि ये टॉपिक है इतना लंबा क्यों रहेगा। ठीक है, आगे जो टॉपिक है जैसे महल है, मंदिर है, और अन्य स्मारक बने हैं, मस्जिद बने हैं, मकबरे बने हैं, वो ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक होंगे। एक दिन या 2 दिन में हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अगर छोटी क्लास रहेगी तो 2 दिन, अगर बड़ी क्लास रहेगी तो हम 1 दिन में उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन दुर्गों में हमने महल भी देखे हैं, मंदिर भी देखे हैं, स्मारक स्थल भी देखे हैं, छतरियां भी हमने देखी है, मस्जिद और मकबरे भी हमने साथ साथ देखे हैं। ठीक है, तो एक बात हो गई, तो इसे हमने अच्छी प्रकार से यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रश्नोत्तरों की क्लास लेकर आएंगे, तो उसके साथ हमारा एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में महल वाला टॉपिक आएगा, महल वाले टॉपिक बाद में स्मारक और छतरियां वाला टॉपिक आएगा, ये जो मस्जिद वाला टॉपिक आएगा, तो उनसे संबंधित ये जो दुर्ग होंगे उनको एक बार पुनः हम थोड़े थोड़े करके देख लेंगे, तो उससे हमारा रिवीजन और हो जाएगा और हमारी तैयारी और ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यहां पर हम आज की क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी प्रश्नोत्तरों से संबंधित। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो, अपडेट हो, वो आपको प्राप्त हो जाए। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको निःशुल्क रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, और पूर्ण रूप से मेहनत करके जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया जा रहा है। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार के एग्जाम हुए हैं और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, और वो हमारी जो नोट्स की जो ये क्लासें हैं उसमें आपको वो मिलेंगे। आप अगर मानते नहीं हो तो पुरानी क्लासें हैं, वो हमने बहुत पहले अपलोड कर दिए, उसमें आप जाकर के आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे, विश्वास कीजिए। परंतु ऐसा ना हो कि विश्वास आप करते करते लेट हो जाए, और लेट होने के बाद में सिर्फ एक ही होता है, हाथ में पश्चाताप, उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। हाँ, एक बात और, 20 दिन रहे हैं पेपर के, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, किसी भी तरह की आवारागिरी नहीं करनी है, ना परिवारों में कहीं जाना है, ना रिश्तेदारी में जाना है, ना ही कहीं पर दोस्तों पे जाना है, सिर्फ पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा सोशल साइटों से भी ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना है। ओके साथियों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।